नाड़ी में तो दोष उनका है जो एक ही विधानसभा में दोबारा नहीं जीत पाते हैं। जितनी चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह मिलती है उतना धारक सिंह को पेंशन मिलती है। धामी जी की सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से बढ़ा है। डंडों से पिटाई, पुलिस बैरिकेडिंग, थप्पड़ों की मार, ये सब सहना पड़ रहा है। तो हमारी आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या सरकार ने अपने कान बंद कर रखे हैं? जी देखिए, आंदोलन को अगर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये आंदोलन और उतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा। इससे कोई लड़ाई नहीं है, उनकी नीतियों से लड़ाई है, उनके सौतेले व्यवहार से हमारी लड़ाई है। तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, और तो तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। नरसिंह के भाई और बहनों, आज आपका संघर्ष 7वां दिन का है। मैंने देखा है जिस दिन आप पहले दिन अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस दिन भी आपको गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं आप सभी बेटियों को, बेटों को, भाई और बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपनी मांग को लेकर, अपनी उम्मीद को लेकर जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है लोकतंत्र में जब जब संघर्ष होता है और संघर्ष में एकता होती है तो उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट हमेशा सकारात्मक होता है, सकारात्मक। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैंने कुछ दिन भी कहा था जब मैं धामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री था, नर्सिंग को इसी तरह नर्सिंग की भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आया था और उस दिन भी मैंने विरोध किया था, और उसके बाद वर्षवार भर्ती नर्सिंग की हुई थी। और मैंने उदाहरण दिया था कि मैं आयुष मंत्री हूं, मैंने आयुर्वेदिक में ऋषिकुल, गुरुकुल और उत्तराखंड के तमाम आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जो आयुर्वेद की भर्ती की है वो ईयर वाइज की है। जब उत्तराखंड बनने के बाद चाहे आयुर्वेद हो, चाहे नर्सिंग हो, मॉडर्न पैथी हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो, यूनानी पैथी हो, सब में वर्षवार नियुक्तियां हुई हैं। मैंने आज धन सिंह जी से, जब मैं अभी कोटद्वार से चला, कल मैं दिल्ली से कोटद्वार एक कार्यक्रम में गया, और सुबह जब कोटद्वार से चला हूं देहरादून के लिए, तो मैंने अपने छोटे भाई स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। उन्होंने कहा मैं पश्चिम बंगाल गया हूं। मैंने कहा भाई तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे घर का घेराव हो रहा है? कहना नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें जानकारी थी कि नहीं। NRI के लोगों ने पुलिस का उन्होंने बताया कि नहीं बताया? उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा भाई हम तुम्हारे घर आ रहे थे मेहमान बनकर, हमारे स्वागत के लिए, मैं माला तो नहीं पहनता हूं, लेकिन हमारे स्वागत के लिए कुछ हमारे हरीश भाई जिस तरह माल्टा पार्टी दे रहे हैं, उन्हें कोई पार्टी देते करते घर पे, कहने मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा तुम 18 तारीख को आओगे, बातचीत करना मुझसे। और मैंने कहा इसमें रास्ता निकालना है, मैंने कहा इसमें रास्ता निकालना है। धन सिंह जी ने मुझसे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझसे वायदा किया है
कि जैसे वो पश्चिम बंगाल से वापस लौट के आएंगे, उन्होंने तो मुझसे कहा मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन घर में थोड़ा नाराजगी नहीं व्यक्त की जा सकती। अगर कोई मांग नहीं मानी गई, घर में आया हुआ व्यक्ति मेहमान होता है, तो मैंने कहा भाई मैं घर पे नहीं बात करूंगा, किसी सरकारी जगह पे बातचीत होगी, 1-2 लोग नर्सिंग के लोग भी होंगे और रास्ता निकाला जाएगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से भी बात की और मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि वर्षवार भर्ती होनी चाहिए, वर्षवार भर्ती होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुध लेकर नहीं आया है, जिसकी वजह से आज हमारा अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है और लगातार हमें इस तरीके से कूच मार्केट में आके करने पड़ रहे हैं कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए क्योंकि हमें परेड ग्राउंड में जब हम पहले परमिशन के लिए गए थे तो हमारे लोगों को जबरन गिरफ्तारी कर एकता विहार में पटक दिया गया ताकि हमारी आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन ये आवाज़ वहीं थमने नहीं वाली थी। जिस दिन सीएम आवाज़ कूच था, उस दिन जो थप्पड़ प्रकरण हुआ है वो आवाज़ कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में गूंजी है। उसके बावजूद भी आज सरकार चुप है। किस वजह से वो थप्पड़ें खाई है हमारे लोगों ने, किस तरीके से नाखून खाए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक हमारी मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया और हमारा ये लड़ाई कंटिन्यू जारी रहने वाली है। तमाम राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के हमें पूर्ण तरीके से समर्थन है और वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य के हित में सर्वोपरि है। प्रमुख मांगे हैं वो सबसे पहले है कि जो ये पोर्टल जारी हुआ है इसको बंद करके इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप 2500 प्लस पदों पर हमारी भर्ती को जारी वर्षवार करने के साथ ही साथ उत्तराखंड के मूल निवासी को अधिकार उसमें देने के लिए और साथ ही साथ ओवर एज जो हमारी बहनें हो गई हैं उनको उसमें छूट देने के लिए, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसा नहीं है कि हमारी बार पहली बार ये हो रहा है। एग्जाम आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ है और जो हमारे बैच बचे हुए हैं 3-4 बैच, इनको आप किसी तरीके से समायोजित करिए। ये हमारी मांग है। सरकार व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, उनकी नीतियों से लड़ाई है, उनके सौतेले व्यवहार से हमारी लड़ाई है। हमारे जो डेलीगेट्स सुबह गए थे मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि शाम के टाइम पे किसी के द्वारा हमारे सदस्य के द्वारा मुलाकात हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि ये मांग जो है कैबिनेट में जाके सीएम सर इस पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी देखिए, आंदोलन को अगर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये आंदोलन और उतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य का आंदोलन है और स्वास्थ्य रीढ़ की हड्डी और हम लोग इस प्रोफेशन की जान है, तो ये टूटने वाला नहीं है बल्कि ये आवाज़ और गूंजने वाली है। सर, आप देख रहे होंगे, आप लोगों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने टाइम से हम लोगों को कवरेज कर रहे हैं। हम 5 तारीख से लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। हम लोगों ने 25 तारीख को सचिवालय कूच किया था, शांतिपूर्वक तरीके से अपना मांग पत्र रखा था सरकार के पास। हमारी मांग है कि हमारी भर्ती को वर्षवार तरीके से पूर्ण किया जाए, 2500 प्लस पदों पर भर्ती को निकाला जाए ताकि हमारे जितने भी बेरोजगार साथी हैं जो ओवर एज होने की कगार पर हैं या कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए उनके पक्ष में बात जाए और वर्षवार तरीके से भर्ती को करवाया जाए। बारे में यही कहना चाहूँगी सर, सभी अधिकारी हैं, हम लोग भी नर्सिंग अधिकारी हैं और वो पुलिसकर्मी हैं, वो भी ऑफिसर्स हैं, वो भी उत्तराखंड में उनका भी बहुत मतलब नाम है कि हाँ पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन बर्बरता सर बहुत गंदे तरीके से कराई गई है सारे मीडिया में, आपको तो पता ही है। वो बात बहुत तेज़ी से फैली है कि यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी के साथ ये सलूक अपनाया गया। लेकिन सर हमारा यही है, आप लोग चाहे जितना भी हमें रोकने की कोशिश करो, जितना भी हम लोगों को रोकने की कोशिश करो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जायज़ मांगों को लेके हमारा नारा हमेशा एक ही रहेगा कि हमारी भर्ती को वर्षवार तरीके से किया जाए और हम एक हैं और एक रहेंगे। कोई एक कमरे के अंदर एक वीडियो बनाता है, वो वीडियो वायरल होती है, वो वीडियो तक बड़े बड़े अधिकारियों या जहां तक भी उस वीडियो को पहुंचना होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाती है। लेकिन आज तमाम नर्सिंग अधिकारी हमारे सड़कों पर खड़े हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो हमारी आवाज़ सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रही है? क्या सरकार ने अपने कान बंद कर रखे हैं? हमारा यही है कि सर हम लोग भी आपके बच्चे हैं, आपने किसी बच्चे को तो थाली में परोस कर दिया है और हम लोगों को सड़कों पर क्यों बिठाया गया है? हम लोगों का यही है कि हमारी भर्ती, हमारी आवाज़ भी सुनी जाए और हमारी भर्ती को भी वर्षवार तरीके से पूर्ण किया जाए। सर ये तो सरकार का रोज ही हो गया है। हम लोग किसी भी तरह की स्ट्राइक करते हैं वो हमें रोक देती है। ना तो हमें बात करने के लिए दिया जा रहा है, ना हमारी बातों को माना जा रहा है, ना सुना भी नहीं जा रहा है। अगर जब तक सरकार हमारी बातों को सुनेगी नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है? इस तरह से अगर हर काम की जिम्मेदार सरकार है, आज हम जो रोडों पे उतरे हैं इसकी जिम्मेदार भी एक सरकार खुद ही है। उन्होंने हमारी मांगे नहीं सुनी है। हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए
हमें सीनियरिटी की भर्ती चाहिए, हम अपने लिए नहीं कि जैसे कल सुना है कि पहले वालों ने लिया और अगले वाल हमारे लिए नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि हमें भी सीनियरिटी मिले, आने वाले हमारे जो जूनियर हैं सभी को सीनियरिटी वाइज दिया जाए एग्ज़ाम। ये सब चीज़ की जिम्मेदार सरकार है और सब काम सरकार के अपने हाथ में है। अगर सरकार चाहे तो एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती है, सरकार चाहे तो एग्ज़ाम को सीनियरिटी में कन्वर्ट कर सकती है। तो हमारे टाइम पे सरकार कहाँ है? सरकार को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। सरकार अगर हमें रोड पे लाने की जिम्मेदार है तो कल अगर हम सभी नर्सिंग अभ्यर्थी हॉस्पिटलों को छोड़ के रोड पे आते हैं तो उस हॉस्पिटल की जो स्थिति होगी उसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी, क्योंकि हॉस्पिटलों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सब एक शमशान घाट जैसा हो जाएगा, किसी मरीज को कोई केयर नहीं मिलेगी। तो इसकी जिम्मेदार सरकार खुद है। हम आज भी सरकार से इसी बात से निवेदन करते हैं कि सर हमारी मांगों को पूरा कीजिए, हमें कुछ और नहीं, सिर्फ भर्ती सीनियरिटी वाइज ही चाहिए, क्योंकि हम 15 के पास आउट है और कब तक हम एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। विरोध कर रहे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि हम लोग किस स्थिति से गुजरे हैं। उन्होंने वो पेंडेमिक की स्थिति नहीं फेस करी है। हम लोगों को उन्हें नहीं पता कि कोरोना वॉरियर्स क्या थे। हम लोगों को सन 2020 में जिस समय आप सब लोग क्या आधी से ज़्यादा दुनिया घरों में बैठी हुई थी, हम कोरोना वॉरियर्स हेल्थ वर्कर्स उस समय बाहर आए थे। वो लोग कॉलेजों से छुट्टी लेके घर में बैठे हुए थे। आज वो हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते, हम एजुकेटेड नहीं। अगर हम एजुकेटेड नहीं होते तो हम डिग्री और डिप्लोमा होल्डर कैसे बनते? हमने पढ़ाई की है, जो उन्होंने 25 में की है वो हम लोगों ने सन 2010 में और 15 में कर चुके हैं। कोरोना काल में हमें कोरोना वॉरियर्स फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारे पे फूलों की वर्षा की गई थी और आज जब हमारा हक का समय आया तो सरकार ने हमें बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। हमें डंडों से पिटाई, पुलिस बैरिकेडिंग, थप्पड़ों की मार, ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें तो सरकार का अपना स्वार्थ है। सरकार को मतलब होता है तो हमें साथ लेती है, सरकार का मतलब खत्म होता है तो हमें एक दूध में मक्खी की तरह किनारे निकाल दिया जाता है, जो हमारे हक के हित में नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग इस प्रदेश के लोग हैं और इस प्रदेश के लोगों पे, युवाओं पे, महिलाओं पे जब जब अत्याचार होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। राजनीतिक व्यक्ति हमारे से सामाजिक व्यक्ति है और उनके अधिकारों की आवाज़ उठाना हमारा काम है। और मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि जो सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जो कहती है कि उनकी सरकार महिलाओं के वोट से बनी हुई सरकार है, आज उनके राज में एक महिला को, नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ पड़ जाता है। ये बच्चे अपने अधिकारों की मांग करते हैं। मैक्सिमम जो आप देख रहे होंगे कि नर्सिंग ऑफिसर से वो महिलाएं हैं और उन लोगों के साथ उनके अधिकार का हनन जिस तरीके से सरकार कर रही है। धन सिंह रावत जी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। कल भी वो धन सिंह रावत जी से मिले, लेकिन वो कह रहे कि नहीं मैं भर्ती करवाऊंगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, या तो आप इसको जियो कर देते और शुरू से ही इसको एंट्रेंस के थ्रू करते, या फिर आपने जब वर्षवार कर दिया तो जो लोग सीनियर हैं 10 से 15 साल जिनको जॉब में हो गए, उन लोगों को उनका अधिकार देना सरकार का काम था। वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई जो 15 साल हमको नौकरी करते हुए हो गए, 15 साल बाद जो नए बच्चे हैं उनके सामने हमें आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं, तो हम कैसे देंगे? और अगर पहले से वर्षवार होता आया है, इससे पहले जो मेडिकल फील्ड की और सर्विसेज भी हैं वो भी वर्षवार हो रही है, तो सिर्फ ऐसा क्या है? धन सिंह रावत जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से सवाल है हमारा कि ऐसा क्या है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को आप लोगों ने इनके उसमें एंट्रेंस एग्जाम किया, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक उनके अधिकार की लड़ाई को ये सरकार नहीं मानती, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, ये सबको ये समझना पड़ेगा कि आज प्रदेश में 9 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार को और प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो चुका है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, प्रदेश में बच्चों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनकी जब बच्चे अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि एक महिला पे थप्पड़ पड़ गया, पेपर लीक हो गए। जो पेपर लीक हुए थे, बच्चों ने जब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी तो आप लोगों ने उनको मारा पीटा और उनको जेलों के अंदर डाला। उत्तराखंड में जिस तरीके से आज भाजपा की सरकार में, धामी जी की सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से बढ़ा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए नुकसान है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए नुकसान है। प्रदेश को बेचकर खा रही है भाजपा की सरकार। देखिए, इनकी मांग जायज है। मैं आयुर्वेद मिनिस्टर रहा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानीपैथी में ये रिवाइज नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो एलोपैथिक में क्यों नहीं हो रही? 2014 का बैच आपका जो है, आधा बैच जो है लग गया नौकरी पे और आधा बैच को आप जो है अगर वो करोगे तो ये अन्याय क्या है कि आप 10 साल तक नियुक्तियाँ नहीं निकालोगे। तो इनको नॉलेज बहुत है, प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन थ्योरी भूल जाता है आदमी, क्योंकि शादी हो गई, बच्चे हो गए। अगर आज जितने IAS हैं, जितने IPS हैं,
इनको अगर आज एग्जाम में बैठा दो तो ये आईपीएस और आईएएस नहीं बन सकते, आईएफएस नहीं बन सकते, पीसीएस पीपीएस नहीं बन सकते। तो इसलिए इनकी मांगे जायज हैं। इनकी मांग को सरकार को मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह से बात हुई है। उन्होंने कहा मैं 18 तारीख को आऊँगा, वार्ता करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे और सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। बढ़ते कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं पैदा करती सरकार, क्योंकि जैसे चुनाव आते हैं तो सरकार में बैठे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि खाने कमाने के चक्कर में जो है ये सब ऐसी गलतियां करने लगते हैं कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। अरे एक चीज सुनो, मैं 34 साल मंत्री रह गया ना, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, एक सिपाही का बेटा हूं, ठीक है। 24-25 साल में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी करी मैंने यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आज भी मुझे 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर की 1.5 लाख रुपए मिलती है विधायक की पेंशन। जितनी चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह मिलती है उतने धारक सिंह को पेंशन मिलती है। तो अगर मेरा दोस्त होता तो मैं 6 बार चुनाव जीता। नाड़ी में दोस्त के चक्कर में तो मुझे रुद्रप्रयाग भेजा गया कि नाड़ी में दोस्त निकल जाए, मैं वहां जीत गया। लहसुन 2 बार जीत गया, पौड़ी 2 बार जीत गया, कोटद्वार जीत गया। तो नाड़ी में तो दोस्त उनका है जो एक ही विधानसभा में दोबारा नहीं जीत पाते हैं। कोई राजनीति नहीं करना चाहते, राजनीति करने के 100 बहाने मिल जाएंगे, 100 कमियां निकल जाएंगे। देखिए मैं जब जो चीज आप ये कांग्रेस जिंदाबाद नारे लगा रहे थे परसों भी, आज भी मेरे जिंदाबाद, मैंने मना किया मेरे जिंदाबाद मत लगाओ, कांग्रेस जिंदाबाद मत लगाओ। मैंने कहा फिर भाजपा वाले तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो मैं तो देखिए हम चाहते हैं इनकी मांग पूरी हो जाए बस।